जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं और एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम रखेंगे जो बहुत कम स्टूडेंट कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो बहुत कम स्टूडेंट को समझ में आती है। तो आज वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सारे महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना। और ये पिछले सालों में बार बार इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, आपके एग्जाम्स में भी आने वाले हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन है वो पक्का आपके एग्जाम्स में आता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर एक ब्रिज को पार करने में कितना समय लगेगा। ये अपने को बताना है कि उसको पार करने में कितना समय लगने वाला है। सबसे पहली चीज क्या है, इसमें जो हमें दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए और आसानी से हम उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जब आप एग्जाम में सोल्व कर रहे हो, आप लिखो ना लिखो, बस आपको पता होना चाहिए। मैं यहां पर समझा रहा हूं आपको। तो यहां पर आपको चाल दी गई है और चाल क्या दी गई है, कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपको चाल दी गई। उसके बाद बोला गया कि 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर एक ब्रिज को पार करना है। तो यानी जो आपकी ट्रेन है, जो आपकी रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई दी गई है, रेलगाड़ी की लंबाई। और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी गई है, 110 मीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 110 मीटर दी गई है। इसी के साथ साथ में आपको एक ब्रिज की लंबाई दी गई है, क्योंकि ब्रिज को पार करना है तो ब्रिज की लंबाई दी गई है। और वो कितनी दी गई है भाई, वो दी गई है 132 मीटर। मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी ट्रेन किसी भी ब्रिज को पार करेगी, किसी भी पुल को पार करेगी, किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी, तो खुद की लंबाई के साथ साथ वो दूसरे की लंबाई को भी उसको पार करना होगा, यानी दोनों को जोड़कर वो पार करने वाली। तो 110 मीटर लंबी क्या हो गई, ट्रेन हो गई, 132 मीटर लंबा क्या हो गया, ब्रिज हो गया। तो इसको पार करने के लिए दोनों की लंबाई को पार करना होगा। तो यहां से 2 आ गया, यहां से 4 आ गया, यहां से 2 आ गया, यानी उसको टोटल 242 मीटर की लंबाई को पार करना होगा। ठीक है, इसको पार करना होगा। और हमसे पूछा है कितना समय लगेगा। तो जब हमें समय निकालना हो, समय कैसे निकलता है, समय निकलता है आपकी कितनी दूरी है और किस चाल से उसको तय किया जा रहा है, यानी दूरी बटे चाल। तो दूरी अपने पास क्या है, 242 मीटर है। तो यहां पर लिख देंगे दूरी है 242 मीटर। चाल कितनी है आपकी, यहां पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल लिख देंगे 72। लेकिन देखो क्या है कि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये मीटर में है। तो आंसर देखेंगे तो सेकंड में है। मैंने आपको बताया कि आंसर से डिसाइड करेंगे कि किस में बदलना है। तो इसको किस में बदलना होगा, हमें मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। मीटर पर सेकंड यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो छोटे में बदलना है तो 5/18 से गुना करना होगा। ऊपर क्या होगा, छोटा। अगर छोटे में बदलना है तो ऊपर छोटा, बड़े में बदलना होता तो ऊपर बड़ा होता। 18/5 से कर रहे होते। तो अब क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। तो कर दो, 5 और 18 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बटे के बटे में होता है, वो ऊपर चला जाता है। काट दो, तो 18 चौके 72। उसके बाद किससे कट रहा है, इसको 2 से काटेंगे तो ये 2 पे जाएगा, तो 1 2 1 121। और कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा। तो 121/10 हो गया। 121/10, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12.1 हो जाएगा। तो कितने सेकंड का समय लगने वाला है, 12.1 सेकंड का समय लगने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। बात समझ में आ गई। इसमें मैंने आपको सब कुछ करवा दिया है जिस तरीके से पूछा जाता है। अगर ब्रिज वाला आएगा तो भी आप कर दोगे। ब्रिज की जगह पे ब्रिज लिख देगा, पुल लिख देगा, दूसरी कोई ट्रेन लिख देगा। तो क्या करना है कि खुद की लंबाई प्लस में उनकी लंबाई को पार। अगर ये नहीं देगा तो खुद की लंबाई को पार करेगा। और अगर ये भी नहीं देगा तो इसको बदलवाएगा कि मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 3-4 टाइप जैसे भी पूछेगा सारे आप आराम से कर लोगे। तो ये क्वेश्चन है जिससे आप सब कुछ सीख जाते हो और एग्जाम में आपके ऐसा ही आता है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है कि यदि एक वृत्त की भुजा को 25% बढ़ाया जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, ये अपने को बताना है। जब भी आपसे ऐसे पूछे, ये वृत्त का पूछता है, आपसे आयत का भी पूछता है और किसी का भी आपसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे सिंपल तरीका क्या है कि भाई पहले कितनी थी, 100 थी, ठीक है, प्रतिशत है ना, तो 100 मान लेता है कि पहले कितनी थी, 100 थी। अब 25% बढ़ाया जा रहा है तो कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। इतना है कि भाई 100 थी, 25% बढ़ाया जा रहा है तो कितना हो जाए, 25, तो 25 बढ़ रहा है मतलब 125 होगी। तो अपने को बताना है कि क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। देखो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, भुजा गुना भुजा, तो इसका मतलब 100 गुना 100 था ये, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 125 गुना 125 हो जाएगा, यही तो आपका होगा। इन दोनों का गुना करो, जो अंतर आएगा उसको प्रतिशत में कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 56.25, ठीक है, 56.25 आ जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है जो हमें करना है जब भी हमसे वृत्त का पूछेगा, तो बेसिक तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब जब भी हमसे वृत्त का पूछेगा तो मैंने एक आपको फॉर्मूला याद करवाया था, कौन सा, कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100, क्योंकि यहां पर भुजा स्क्वायर हो रहा होता है ना, तो हम आराम से करते हैं। क्या है कि वृद्धि हो रही है तो मतलब प्लस होगा, कितनी वृद्धि, 25 की, तो 25 प्लस 25, ठीक है, और क्या है यहां पर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 25 गुना में 25 बटे में 100 कर दो आप। 25 और 25 कितना हो जाएगा, यहां पर 50, प्लस में 25 गुना 25 कितना होता है, 625 होता है, तो 625 बटे 100, 2 जीरो है तो 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो इधर दशमलव लग जाएगा, तो 50 और 6 56.25 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, कैसे करना है, इस वाले फॉर्मूले का यूज करो, लिखना नहीं है, एक स्टेप में ही आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बेसिक तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, वैसे करना चाहो तो आप वैसे कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आजकल ज्यादा पूछा जा रहा है, जब से अग्निवीर स्टार्ट हुआ है ना, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। देखो क्या है, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत है। अगर मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया है, मैराथन क्लास करवाई है नंबर सिस्टम की, अगर वो पढ़ी होगी तो आंसर आ गया होगा। क्या है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का औसत हमसे पूछा है। तो 1 से 100 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, 50 सम संख्याएं होंगी, 50 विषम संख्याएं होंगी। तो विषम संख्या कितनी हो गई अपनी, 50 हो गई। और विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n होता है, यानी जितनी संख्याएं हैं उतना ही औसत होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 संख्याएं हैं तो 50 ही औसत हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो विषम संख्या 1 3 5 है, औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो 5 3 8 और 1 9, 9 बटे आंकड़ों की संख्या 3 है तो काट दो, कितना आ गया, 3 आ गया। संख्याएं कितनी थी, 3 थी, औसत कितना आ गया, 3 आ गया। 4 करके देख लो, 5 के बाद क्या आता है, 7 आता है, तो 5 3 8 1 9 थी और 7 और जोड़ लो, 9 और 7 16, संख्याएं कितनी हो गई, अब 4 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, औसत 4। तो 4 संख्याओं का औसत 4, यानी जितनी संख्याएं हैं विषम संख्याएं उतना ही उसका औसत होगा। याद करवाया था ना n, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत उम्र 15 वर्ष है, 10 नए छात्र भर्ती होने पर औसत उम्र 0.2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए छात्रों की औसत उम्र क्या होगी। औसत वाला चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपके एग्जाम्स में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स आएंगे, यानी 2 से 4 नंबर का ये चैप्टर आपके लिए आने वाला है। तो इसके लिए जो मैराथन करवाई हुई है उसको देखते रहो, और बाकी तो मैं आपको करवा ही दूंगा भाई, ठीक है, करवा ही रहे हैं। और अभी मैथ की मैंने आपको बताया हुआ है ना कि 30 दिन में क्या क्या आने वाला है, उसमें मैंने आपको बता दिया डिटेल से। देखो 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 15 है,
तो 40 छात्र हैं, उनकी औसत आयु 15 है, तो कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 15 चौके 60, जीरो लगा दो, 600 हो गया। 10 नए छात्र भर्ती होने से, पहले 40 थे, 10 नए आ गए, मतलब अब कितने हो गए, 50 हो गए। पहले कितने थे भाई, 40, 10 नए आ गए तो कितने हो गए, 50। औसत उम्र 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। पहले औसत कितनी थी, 15, अब 0.2 बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, 15.2 हो जाएगी। 0.2 बढ़ी है ना, तो 15 में 0.2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15.2 हो जाएगा। तो गुना में कर दो, अब क्या कि 15.2 है। करिए, पहले 15 को इससे करते हैं तो 15 5 75 यानी 750, तो आपका ये हो गया। और इसको इससे करेंगे, 50 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, यानी 10 और हो गया, 760 हो गया, 760 हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा, 760 हो जाएगा। अब क्या है, हमसे पूछा है नए छात्रों की औसत कितनी है, तो भाई टोटल कितनी हो गई, 760 होगी 50 की, उसमें से 40 की माइनस कर दें तो हमारे पास बच जाएगी 10 नए की, और उसकी कितनी आ गई, 160। 160 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 16 वर्ष हो जाएगी। कितनी वर्ष हो जाएगी भाई, 16 वर्ष हो जाएगी उनकी आयु, औसत उम्र। समझ में आ गया। और ये गुना करना समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे करो, 15.2 है और गुना में 50 से कर लो या 5 से कर लो, एक जीरो और लगा देना, 5 से कर लो फिर एक जीरो लगा देना, 5 दूनी 10, 1, 5 पंजे 25 और 1 26, 2, 5 और 2 7, यहां पर है तो 10 में, तो ये तो हट गया, कितना आ गया 76, तो एक जीरो और लगानी है तो कितना हो जाएगा, 760। 760 में 600 गया, 160, तो 160 क्या आ गया, 10 छात्रों का क्या निकल गया टोटल, और औसत निकालना है तो 160 को 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 16 वर्ष। ठीक है, चलो आगे देखिए क्या है। ये एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, एक व्यक्ति है उसके, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आयता कभी कभी है, देखो मैं ईमानदारी से बता देता हूं, आता इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी है, लेकिन जब आए आपका गलत नहीं होना चाहिए। कभी आपसे मुर्गी गाय पूछेगा, कभी आपसे कबूतर खरगोश पूछेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है, जिसमें किसी की 2 पैर होते हैं और 4 टांगे दी हुई होती हैं, बस देखो 2 वाला और 4 वाला। जैसे मुर्गियां हैं तो 2 पांव की होती हैं, गायें हैं 4 पांव की होती है, ऐसे ही। तो इनका नाम बदल देगा, बस यहां पर क्या कर देगा, कबूतर कर देगा, उधर खरगोश कर देगा। तो एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, यदि सिरों की संख्या 48 है, ध्यान से समझना, ट्रिक से करवा रहा हूं, फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। तो इसका मतलब 2 पांव के भी हैं और 4 पांव के भी हैं, यह हमें पता चल गया कि मुर्गियां हैं 2 पांव वाली हैं, गायें हैं 4 पांव वाली। लेकिन सिर तो सभी का एक होगा भाई, किसी के 2, जैसे आपने 2 पांव हैं तो क्या है, सिर एक है, अपनी गाय भैंस है उसके 4 पांव हैं, तो सिर तो उनका एक ही है। तो सिरों की संख्या कितनी दी गई है, हमें 48 दी गई है, तो 48 सिरों की संख्या है। अब क्या करो, टोटल पैरों की संख्या कितनी है, 140, पैरों की संख्या कितनी दी गई है, हमें 140 दी गई है। अब देखो 48 है, अगर मान ले सारे के सारे 2 पांव वाले हैं, सर जी ऐसे कैसे मान लो, अरे मान लो मैथ पढ़ रहे हो, तो अगर हम मान लें कि सारे के 2 पांव हैं, सभी के 2 पांव हैं, तो टोटल पांव कितने हो जाते हैं, 96 पांव हो जाते, सभी के 2-2 होते ना, तो 96 पांव हो जाते। लेकिन हमारे पास पांव कितने हैं, 140, तो इसका मतलब इसमें से 96 माइनस कर लो तो कितना बच गया, आपका 44 बच गया। तो इसका मतलब अभी हमारे पास 44 पांव ज्यादा बचे हुए हैं। वो कहां से बचे कि भाई हमने 4 वालों के 2 ही पांव लिए हैं, 2 पांव उनके अभी बचे हुए हैं, तो 44 हैं, उनको 2 से डिवाइड कर दो तो 22 वो जानवर हो जाएंगे जिनके 4 पांव हैं। अब 4 पांव वालों पूछा है या 2 पांव वाला, अगर गाय पूछता तो 22 हो जाती। हमसे क्या पूछा है, हमसे मुर्गियों की संख्या पूछी है, तो 4 पांव वाले हमें पता है, तो टोटल में से 4 पांव वाले माइनस कर दो, तो इसमें से 22 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये आपका आंसर। नहीं समझ में आया, दोबारा से रिपीट करवाता हूं, समझ में आना बहुत जरूरी है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सिरों की संख्या देखनी है, सिरों की संख्या कितनी दी गई है, हमें 48 दी गई है, 48 सिर हैं,
और पैरों की संख्या कितनी दी गई है? 140 दी गई है। इसमें मुर्गियां क्या है? 2 पांव वाली है और गाय क्या है? 4 पांव वाली है। अगर हम ये मान ले कि सभी 2-2 पांव वाले होंगे तो टोटल कितने पांव हो जाते? 96 पांव हो जाते। पांव या पैर जो भी लिखा हुआ है, पैरों की संख्या दी हुई तो पैर, तो क्या हो जाते? 96 क्या हो जाते? पैर हो जाते। लेकिन टोटल 140 पैर हैं, उसमें से 96 माइनस कर दें तो 44 जो पैर बच गए वो किसके बच गए? क्योंकि हमने सभी का 2-2 लिया था, तो जो 4 वाले हैं उनका 2 बचा हुआ है। तो 44 में 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करते ही जो संख्या आएगी वो 4 पांव वालों की संख्या आ जाएगी, वो आ गई 22। तो अगर हमसे पूछा होता गाय की संख्या कितनी होगी तो 22 हो जाता। लेकिन हमसे पूछा क्या है? मुर्गियों की संख्या हमसे पूछी है। किसकी संख्या पूछी है? मुर्गियों की। तो टोटल है 48, उसमें से 22 माइनस कर देंगे तो जो 26 होगा वो क्या हो जाएगी? मुर्गियों की संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे अपने को करना है, बड़े प्यार से करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सिंप्लीफिकेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जब ये एग्जाम्स में आता है ना, स्टूडेंट इसको करते ही रह जाते हैं, गुना करते जोड़ करते रह जाते हैं। लेकिन जब अब आपके एग्जाम में आएगा, आप इतना मूर्खता नहीं करोगे, बड़े प्यार से हम इसको सोल्व करेंगे। कैसे? देखो 2.43 गुना में 2.43, यानी हमें एक चीज याद समझ में आई कि 2 संख्याओं को, सेम संख्याओं को गुना किया जा रहा है। उसके बाद देखो 243 गुना में 7.57 और गुना में 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद प्लस में यही संख्या दोबारा, मतलब जो दूसरी संख्या है उसको 2 बार गुना किया गया, सेम संख्या को 2 बार गुना किया। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम इसको a मान लें तो क्या बन जाएगा? ये a स्क्वायर, क्योंकि a को अगर 2 बार गुना किया जा रहा है तो a स्क्वायर बन गया। प्लस में यहां पर क्या है? यहां पर हमारे पास a है और 2 है, और इस संख्या को अगर हम b मान लें तो क्या हो जाएगा? 2ab। तो इसका मतलब 2ab बन रहा है, और प्लस में क्या है आपका? वहां पर b स्क्वायर बन रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या ऐसे लिख ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है, प्लस में कुछ आगे पीछे नहीं होता। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये दिखाई दे रहा है तो बचपन से स्कूल में पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। अभी मैं समझा रहा हूं, दोबारा दिखेगा तो ये कुछ नहीं करोगे, डायरेक्ट आंसर करोगे। समझ रहे हो? ऐसा क्वेश्चन दोबारा आपको दिखेगा ना तो आप आंसर ऐसे करोगे चुटकियों में, लेकिन समझा रहा हूं तो समझ लो। तो क्या हो गया? a प्लस b का स्क्वायर हो गया। a का मान हमारे पास कितना है? 2.43। प्लस में b का मान कितना है अपने पास? 7.57। और इसका क्या करना है? अपने को स्क्वायर करना है। तो जोड़ेंगे तो 2 और 7 कितना हो गया? 9 हो गया। और यहां पर कितना हो जाएगा? 57 और 43 मिलकर 100 बनता है, और दशमलव के बाद 100 बन रहा है तो 1 बन जाता है। तो 9 और 1 10, यानी टोटल कितना बन रहा है? 10। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो समझ में आया? जब भी आपके सामने ऐसा आए, कुछ नहीं करना, इसको a को और b को जोड़ना है और उनका स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है? और इसको और आगे लेके जाएगा तो बटे में, इसके बटे में ही a प्लस b का मान और रख देगा। तो यहां पर 2 है ना, a प्लस b, तो 1 से कट जाएगा, 1 आपका बन जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 10 आंसर हो जाए। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बाकी कुछ नहीं पूछता। बात समझ में आ गई? अब आराम से कर लोगे, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि सेम संख्या गुना हो रही है तो एक बार a, एक बार b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, बस ऐसे अपने को दिमाग लगाना है। ठीक है? अब एग्जाम्स में आएगा, कर दोगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संख्या एक मौलिक संख्या के साथ साथ सम संख्या भी है? मैंने आपको सारी संख्याएं पढ़ाई थी, लेकिन आपने मौलिक संख्या नहीं सुनी होगी।
नहीं सुनी होगी ना। मौलिक संख्या का मतलब होता है, आज पढ़ लो, इसका मतलब होता है अभाज्य संख्या। मौलिक संख्या का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या को ही मौलिक संख्या बोला जाता है। इसलिए तो मैं लेके आया हूं, एग्जाम में आ गया और आपको समझ में नहीं आया कि मौलिक संख्या क्या है, तो फिर कर कहां पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। और ये क्वेश्चन आता है, मैंने उस समय भी बताया था। देखो क्या है कि इनमें से कौन सी संख्या एक मौलिक संख्या के साथ साथ सम संख्या भी है, यानी कि हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। और मैंने आपको बताया था सिर्फ एक ही ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, उसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, सिर्फ एक ही है। और वो कौन सी है? वो है अपनी दो ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो क्या है? अभाज्य संख्या। क्योंकि बाकी जितनी भी सारी सम संख्याएं हैं ना, वो दो से डिवाइड होंगी, दो से भाग होंगी। और अभाज्य संख्या का फॉर्मूला होता है कि स्वयं से भाग होनी चाहिए और एक से भाग होनी चाहिए। तो सिर्फ एकमात्र दो ही है जो एक से भी भाग होती है और स्वयं से भी, इसके अलावा किसी से नहीं होती। बाकी इससे अगली चार है तो एक से भी होगी, दो से भी होगी और चार से भी होगी। तो सिर्फ दो ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, सॉरी, एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। समझ में आ गया? तो ये करते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताना। विषम संख्या का तो मैंने आपको बता दिया था, आप बताना है कि 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट ने क्लास अच्छे से पढ़ी है और उनको ये क्वेश्चन आता है। 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा? सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। आपका कमेंट मैं देखने वाला हूं। तो आज वाली क्लास में ये 7 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। और अब मैथ की इसके बाद क्या आएगी? 2 मैराथन क्लास आएंगी, 2 से 3 मैराथन क्लास ही आएंगी, उसमें आपका पूरा मैथ कवर हो जाएगा। तो मैथ की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो बार बार बोलते हैं ना सर जी मैथ मैथ, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। और 3 PM वाली जो क्लास अपनी, ठीक है, वो संडे से आएगी, यानी आज से नहीं कल से आएगी, ठीक है, संडे से आएगी। क्योंकि कल मैं बताना भूल गया था कि कब से आ रही है, तो संडे से वो 3 PM वाली क्लास भी शुरू हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।